गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, लोहिया कॉलेज चूरू। अपन ने पिछले वीडियो में लोकतंत्र को शुरू किया था और उसमें एक तो लोकतंत्र के प्रकार और एक लोकतंत्र के जो सिद्धांत प्रचलित हैं उनके ऊपर अपने चर्चा की थी। आज इसको आगे भी बढ़ाएंगे और आज इसको समाप्त भी करेंगे। ये लोकतंत्र पर अपना दूसरा वीडियो है और इसमें अपन बात करेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं और आधार। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रमुख रूप से लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं जिनको अपन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही देश में मौजूद है, प्रचलित है, और वह है स्विट्जरलैंड। इसके अलावा विश्व के बाकी सभी देशों में लोकतंत्र के जो प्रकार हैं उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या इसको दूसरे शब्दों में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद शासन करती है, जनता खुद नियम बनाती है, कानून बनाती है, फैसले लेती है, यानी कि शासन की सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है। इसके ठीक उलट अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में जनता स्वयं शासन नहीं करती बल्कि शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रत्येक राज्य की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए होता है। अमेरिका के संसद के प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन जिसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, उसका चुनाव 2 वर्ष के लिए ही होता है। भारत में जैसे हमारी लोकसभा है, इसका कार्यकाल हम 5 वर्ष मानकर चलते हैं। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन जो भी है प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्था के अनुरूप अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और वो प्रतिनिधि जनता की शक्ति का प्रयोग करके शासन का कार्य संभालते हैं। जनता के लिए कानून बनाना, कल्याणकारी योजनाएं बनाना आदि उनका मौलिक दायित्व होता है। इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। तो लोकतंत्र की 2 प्रकार है, इनके ऊपर अपन ने पहले चर्चा की थी। और दूसरी, लोकतंत्र के जो प्रचलित सिद्धांत है जैसे कि मुख्य रूप से उदारवादी है, अभिजनवादी है, मार्क्सवादी है, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी और आज इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। आज इसकी विशेषताएं और उसके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपसे एक निवेदन है, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी चीज़ कहीं पर भी कन्फ्यूज़न आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर भी लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र के आधार और विशेषताएं। पहला है समानता। ये लोकतंत्र का प्रमुख आधार माना जाता है। ये जो 2 चीज़ें हैं, समानता और स्वतंत्रता, ये साथ चलती है हमेशा। आप भारतीय संविधान पर अगर नजर डालेंगे आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में पहला अधिकार समानता का है और दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का। एक्चुअल में समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ नहीं है और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई मोल नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वास्तव में होती है वहाँ पर समानता भी होगी और स्वतंत्रता भी होगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। इसके साथ एक तीसरी चीज़ जो होती है बंधुत्व है। ये तीनों चीज़ें साथ चलती है। ये लोकतंत्र का प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना, ये लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। इसमें सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं और सबकी बात सुनी जाती है। मोटे रूप में आप ये समझ लीजिए, समानता का मतलब होता है कि व्यक्ति में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य किसी भी आधार पर व्यक्ति में भेदभाव न हो और कानून सबके साथ समान हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू हो और सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। ये समानता का मौलिक सिद्धांत। इसलिए लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी अपन कहेंगे तो वो होगी समानता। यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा। इसमें व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति जानवरों तथा मशीनों से ऊपर अपना मानव कुशलता का महत्व रखता है और उसकी महत्ता को जनतंत्र स्थान मिलता है। यानी कि लोकतंत्र में अगर किसी
को महत्व दिया जाता है, किसी की सुनी जाती है, कोई व्यक्ति प्राथमिक है यानी कि प्राइमरी है, तो वो होता है व्यक्ति, यानी कि उसी के बल पर, उसी के नाम से सारी शासन प्रणाली संचालित होती है, व्यक्ति के नाम से। इसलिए व्यक्ति और व्यक्ति की गरिमा को इसमें महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को व्यक्ति समझा जाता है, इंसान समझा जाता है। यह नहीं कि वो जानवर है, यह नहीं कि वो मशीन है, उसको व्यक्ति ही समझकर उसको सम्मान भी दिया जाता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित व्यवस्थाएं भी की जाती है। वही लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो अपनी जनता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और व्यक्ति को व्यक्ति समझकर उसका सम्मान करे। तीसरी स्वतंत्रता समानता की सहयोगी है। सकारात्मक स्वतंत्रता जनतंत्र का आधार है, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में बंधनों के अभाव के कारण स्वतंत्रता का भय रहता है और सकारात्मक स्वतंत्रता या गुणात्मक स्वतंत्रता जनतंत्र का परिचायक है। अपन ये बात क्लियर कर चुके हैं कि समानता और स्वतंत्रता दोनों साथ चलेगी, एक के अभाव में दूसरी अपूर्ण है, दोनों एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके बिना अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता उन समस्त कार्यों को करने की छूट होती है जो न्यायोचित माने जाते हैं। स्वतंत्रता अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो प्राप्त करने का अधिकार है। स्वतंत्रता अपने आप को स्थापित करने का अधिकार है और स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति अपना परिपूर्ण जीवन जी सकता है, पारिवारिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, जो भी होता है वो स्वतंत्रता के बिना असंभव है। इसलिए स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती है। बंधुत्व की भावना, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये तीन चीज़ें साथ रहती है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना। ये स्वतंत्रता समानता के साथ ही चलती है। इसी भावना से व्यक्ति में अपनत्व की भावना पैदा होती है जो सहयोग को जन्म देती है और जनतंत्र सहयोग से ही चल सकता है। सहयोग के कारण ही व्यक्ति में सहनशीलता की भावना बढ़ती है और वह बहुमत के शासन को स्वीकार कर लेता है। इसके पीछे धारणा होती है बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना। व्यक्ति जो भी उस समाज में, जो भी उस राज्य में निवास करते हैं, उनके अंदर अगर बंधुत्व की भावना नहीं होगी तो लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता, अंततः लोकतंत्र को समाप्त होना होगा। बंधुत्व की भावना ही है जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच सहयोग स्थापित करती है। बंधुत्व की भावना ही है जो व्यक्ति में सहनशीलता पैदा करती है और उसी के कारण से राज्य के द्वारा किए गए कार्यों को वो स्वीकार भी करता है, उनका पालन भी करता है। और वो इसलिए भी पालन करता है कि ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। इसलिए स्वतंत्रता समानता के साथ एक और चीज़ चलेगी और वो होगी बंधुत्व की भावना, और इसी से लोकतंत्र जीवित रहता है। कानून की सर्वोपरिता, ये जनतंत्र को वैधानिक आधार प्रदान करती है। कानून के शासन में सब व्यक्तियों को समान समझा जाता है। व्यक्ति कानूनों का भली प्रकार पालन करते हैं क्योंकि कानून निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का हाथ होता है। हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद शासन नहीं करती बल्कि शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। हर अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था में जनता 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से या जो भी सिस्टम होता है उसके माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सत्ता या संप्रभुता उसको सौंपती है और वो सरकार जो भी कानून बनाती है उस कानून का पालन वो इसी सोच के साथ करती है कि इस कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका हाथ है, क्योंकि उसी ने उन व्यक्तियों को वहाँ पर भेजा है और उन्होंने ये कार्य किया, इसलिए वो उसको स्वीकार करता है। और ये जो कानून है, इस कानून की सर्वोपरिता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यानी कि कानून सर्वोपरि होता है, सभी व्यक्ति कानून के अधीन होते हैं, सभी व्यक्तियों के ऊपर कानून समान रूप से लागू होता है और समस्त व्यक्ति उस कानून का पालन एकता की भावना के साथ करते हैं। इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून की सर्वोपरिता होती है। विवेक में विश्वास, विवेक में विश्वास रखने से जनतंत्र विकसित हो सकता है और समाज में शांति और व्यवस्था बनी रह सकती है। यदि व्यक्ति विवेक द्वारा निर्देशित नहीं है तो वह सही निर्णय नहीं कर पाता। विवेक तथा तर्क पर आधारित कानून, नीति व दावों के द्वारा हर एक को संतुष्ट किया जा सकता है। लोकतंत्र विवेक से ही चलता है। हमने जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया है ये सोचकर कि वो इतने विवेकशील हैं कि हमारे लिए कार्य कर सकते हैं, वो इतने विवेकशील है कि हमारे लिए कानूनों का निर्माण कर सकते हैं और वो इतने विवेकशील है कि हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकते हैं। दूसरी बात,
जिन्होंने उनको चुना है वो भी इतने विवेकशील है कि वो जानते हैं कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए उचित नहीं है। जैसे कि भारत के बारे में, भारत की जनता या मतदाताओं के बारे में एक सोच है कि भारत का मतदाता बड़ा चतुर है, वो सोच समझ कर निर्णय करता है, हर किसी को सत्ता की चाबी नहीं सौंपता, और उसको लगता है कि सरकार समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है तो वो तुरंत सत्ता को परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब कि जनता को अपने में विश्वास है कि हम जो करेंगे वो सही होगा और उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो इसका कारण यही है कि लोकतंत्र में जनता के विवेक में, शासक के विवेक में, यानी कि जो दो चीज़ें होती है, शासक और शासित, दोनों के विवेक में विश्वास किया जाता है। उत्तरदायित्व की भावना शासक तथा शासितों में होने से जनतंत्र सही राह पर अग्रसर होता है। यदि सत्तारूढ़ गलत नीति पर चलने लगे, उत्तरदायित्व विहीन हो जाए तो जनता उसे हटा सकती है। जब हमने उनको चुनकर भेजा है, 5 साल के लिए उनके हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपी है, तो हमने उनको एक जिम्मेदारी दी है कि आपको ये कार्य करने हैं। अगर जनता को ये लगे कि हमने जिन कार्यों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया था और वो कार्य प्रतिनिधि सही ढंग से नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जनता को ये हक रहता है कि वो ऐसे लोगों को जो उत्तरदायित्व विहीन हो जाते हैं उनको सत्ता से अपदस्थ कर सकती है। दोनों में उत्तरदायित्व की भावना होती है, जनता में इसलिए कि वो अपने उत्तरदायित्व को समझे और ऐसे उचित व्यक्तियों का चुनाव करे जो कि उनकी शासन सत्ता की बागडोर को सही रूप में संभाल सकते हैं। और दूसरा, जिन व्यक्तियों को चुना गया है वो अपने उत्तरदायित्व की भावना को समझे जनता के प्रति कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो हम जनता के लिए समुचित रूप में कार्य कर पाएँ। व्यक्ति का चहुमुखी विकास, यही जनतंत्र का आधारभूत लक्ष्य है। जनतंत्र व्यक्ति में रचना शक्ति, आत्मविश्वास व नैतिक चरित्र का विकास करता है, क्योंकि वे शासन कार्यों में भाग लेते हैं और अच्छी सरकार वही है जो इन गुणों को दृढ़ बनाए। ये बात सच है कि अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही शासन प्रणाली है, वो है लोकतंत्र। हमारे आस पड़ोस के माहौल में देखिए आप, जैसे कि चीन है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था वाला राज्य है, उत्तरी कोरिया है, ये तानाशाही शासन व्यवस्था में है, और अपना पड़ोसी देखिए पाकिस्तान, उसकी हालत तो और भी विकट। हालांकि लोकतंत्र को अपनाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। इसलिए इन तीनों देशों के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता की क्या स्थिति है। किसी भी व्यक्ति को बोलने तक का, विरोध करने तक का, अपनी जायज बात के लिए कहने तक का अधिकार नहीं है। जनता पिसती है वहाँ पर। सरकार, शासक जनता को अपनी इच्छा के अनुसार हाँकते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। जो उसकी आकांक्षाएं होती है, जो उसकी भावनाएं होती है, जो उसकी इच्छाएं होती है, वो उन इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होता है। सारे काम जो उसके व्यक्तित्व में निहित है, प्रत्येक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सबकी भावनाएं अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, किसी में किसी प्रकार के गुण होते हैं, तो वो उन गुणों का विकास तभी कर पाता है जब उसको उसके अनुकूल माहौल पे मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव। इसलिए लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। शांतिपूर्ण साधन, शांतिपूर्ण तरीके द्वारा परिवर्तन करना जनतंत्र का प्रमुख आधार है। यदि कोई व्यवस्था अपने आप को आदर्शित नहीं कर सकती है तो उसको निर्धारित, निश्चित व शांतिपूर्ण ढंग से हटाकर किसी आदर्श व्यवस्था की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। यानी कि अगर परिवर्तन करना हो तो लोकतंत्र में क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि अन्य देशों में जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं होती, पिछले दिनों जो अरब स्प्रिंग की एक भावना पैदा हुई थी अरब देशों में, लगातार कई देशों में जैसे कि मिस्र में, ट्यूनीशिया में क्रांतियाँ हुई थी। क्रांतियों के माध्यम से सत्ता को बदला गया था, शासन व्यवस्था को बदला गया था, शासक वर्ग को बदला गया था। तो वहाँ पर क्रांति की जरूरत पड़ती है। कहाँ पर? जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता, जहाँ तानाशाही होती है, जहाँ सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होती है, वहाँ क्रांति होगी। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ये सबसे बड़ा गुण है कि अगर सरकार सही तरीके से कार्य नहीं करती, शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलती, शासक वर्ग सही तरीके से कार्य नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में हमें क्रांति की आवश्यकता नहीं पड़ती।
हम 5 साल बाद होने वाले चुनावों में सत्ता को बेदखल कर सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। भारत में देखिए 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे और ये वर्तमान में जो अभी 2024 में मई में जो चुनाव चल रहे हैं ये 18वीं लोकसभा के चुनाव है। इतनी लोकसभाएं गई, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई। पहले कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, बाद में कांग्रेस का पतन का दौर शुरू हुआ, फिर मिलीजुली सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का शासन का दौर प्रारंभ हुआ। ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं ये परिवर्तन इस बात का सूचक है कि हमने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया और हमने कभी भी इस कार्य के लिए क्रांति का सहारा नहीं लिया। यानी कि हमें भारत में कभी क्रांति करने की आवश्यकता नहीं पड़ी शासन को, शासक वर्ग को बदलने के लिए। तो लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जो आपको शांतिपूर्ण साधन उपलब्ध करवाती है और इसके माध्यम से आप सत्ता में जब चाहे तब परिवर्तन कर सकते हैं। बहुदलीय पद्धति, बहुलता के कारण ये जनतंत्र का आधारभूत तत्व है, क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा आदि के लोग देश में रहते हैं जिनके हित पृथक पृथक होते हैं और उन हितों में टकराट न हो, इसके लिए उन सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनतंत्र बहुदलीय व्यवस्था का आश्रय लेता है। देखिए प्राय देखा गया है जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ बहुदलीय व्यवस्था होती है, क्योंकि एक राज्य में विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, जातियाँ हो सकती है, भाषाएँ हो सकती है, तो इसके कारण से सबके हित अलग हो सकते हैं और जब सबके हित अलग होते हैं तो अपने हितों की पूर्ति के लिए वो राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। और भारतीय शासन व्यवस्था की तो ये विशेषता है, भारतीय लोकतंत्र की ये विशेषता है कि हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारे दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल अलग है, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल अलग है, क्षेत्रीय दल अलग है, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, पता नहीं कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं। और ये इसलिए कि हमारे समाज में बहुलता ज़्यादा है, विविधता ज़्यादा है, बहुत सारे धर्म, भाषाएं और जातियां निवास करती है। उन सब का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, वो अपने हक के लिए मांग कर सके, लड़ सके, इसके लिए वो दलों का निर्माण करते हैं और बहुदलीय पद्धति ही लोकतंत्र की जान होती है ताकि सबको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। न्याय की प्राप्ति, जनतंत्र में न्याय प्राप्ति संभव होती है क्योंकि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जनतंत्र में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि ये सबको समान समझता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भेदभाव, यानी कि हमने कहा अभी जैसे पहला बिंदु पड़ा था समानता, समानता मतलब क्या है? भेदभाव की समाप्ति। किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होता और जहाँ भेदभाव नहीं होता वहाँ न्याय प्राप्ति की संभावना रहती है। हमारी न्याय प्रणाली, भारत की न्याय प्रणाली विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो संविधान की भी रक्षक है, जो मौलिक अधिकारों की भी रक्षक है और उसके सामने जितने भी विवाद आते, पता नहीं कितनी बार उसने एक सीमा से आगे बढ़कर इन कार्यों को अंजाम दिया है। व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के अधिकारों के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति की गरिमा के लिए खुद पहल भी की है और लोगों को न्याय सुलभ करवाया। तो ये सब कुछ लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र के अधीन जो अधिनायकवाद व्यवस्था होती है वहाँ पर लोगों का न्याय अधिनायक की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए वहाँ पर न्याय प्राप्त संभव नहीं होती। ये सब कुछ लोकतंत्र में ही हो पाती है। तो ये थे लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं। अब बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था के कुछ मान्य सिद्धांत हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कौन सा देश कितनी मात्रा में जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए। ये जो सिद्धांत है इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं, हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा देश कितना लोकतांत्रिक है, कितनी मात्रा में लोकतांत्रिक है, क्या वास्तव में पूरा लोकतंत्र है या केवल लोकतंत्र का दिखावा मात्र है। ये चीज़ें अगर वहाँ पर है उसी के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता। ये लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है। इसमें मत देने, संगठन बनाने, निवास करने तथा विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता शामिल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता दो तरह से सीमित होती है, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के उत्तरदायित्व से तथा आत्मविकास करने तथा समुदाय का कल्याण करने से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने की उस व्यक्ति की विशेष क्षमता से। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ मैं। राजनीतिक स्वतंत्रता में 4 चीज़ें शामिल होती हैं, आप सुनिएगा। पहले मत देने का अधिकार, दूसरा चुनाव में लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, उम्मीदवार बनने का अधिकार, तीसरा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, और चौथा है सरकार की
आलोचना करने का अधिकार। ये चार चीज़ें राजनीतिक स्वतंत्रताएं मानी जाती हैं। क्या? मत देने का अधिकार, दूसरा चुनाव में खड़ा होने या लड़ने का अधिकार, तीसरा सार्वजनिक पद यानी कि सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, और चौथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार। अगर ये चारों चीज़ें उस राज्य की जनता को बिना किसी भेदभाव के आधार पर प्रदान की गई है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जनता राजनीतिक स्वतंत्रता से युक्त है, यानी कि वहाँ की जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कौन सा देश कितना लोकतांत्रिक है। अगर अपन भारत की करें, अगर भारत के नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता, ये जो चार मैंने बातें बतलाई है, अगर ये चारों चीज़ें बिना किसी भेदभाव के आधार पर सभी लोगों को सुलभ है, सभी लोगों को प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब भारत पूर्णतया लोकतांत्रिक है। और अगर किसी देश में इन चार में से कोई चीज़ कम है, यानी कि एक मिल रही है या दो मिल रही है या तीन मिल रही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस अमुक राज्य पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में जो चार चीज़ें शामिल है, उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ लोकतंत्र को स्वरूप प्रदान करती है, और ये है तो वो लोकतांत्रिक है। तो ये पहला सिद्धांत क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। और दूसरा है वयस्क मताधिकार। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सार्वजनिक मताधिकार को इसलिए अपनाया जाता है कि नागरिक मतदान में समान रूप से भाग लेकर नीति संबंधी निर्णयों में अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले। इस प्रकार कानूनी रूप से योग्य व्यक्ति शासन में सक्रिय भाग ले, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्षण है। वयस्क मताधिकार, देखो प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता है। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। वहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के व्यक्ति को अलग अलग राज्य वयस्क मानते हैं। कोई राज्य 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार प्रदान करता है, कोई 19 वर्ष के व्यक्ति को देता है, कोई 20 वर्ष के व्यक्ति को देता है, तो कोई 22 वर्ष के व्यक्ति को भी देता है। वो उसकी व्यवस्थाएं हैं। भारत की बात करें, भारत में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो हमने मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की थी। उसमें कहा हमने संविधान में कि भारत में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको वोट देने का अधिकार होगा। बाद में हमने इस व्यवस्था में संशोधन किया और 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अब भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको वोट देने का अधिकार है और उसको वोट देने से रोका नहीं जा सकता। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। ब्रिटेन की बात करें, आपको आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन में 1935 तक महिलाओं को मताधिकार ही प्राप्त नहीं था, 1935 में दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वयस्क मताधिकार तो था लेकिन महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था और केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब कि वोट देने का अधिकार सबको समान रूप से मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबको मिले। जो एक निश्चित आयु सीमा पूरी करता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए ताकि वो अपनी वोट देने की शक्ति के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन कर सके, अच्छे शासक वर्ग का चयन कर सके, अच्छे प्रतिनिधि का चयन कर सके। इसलिए बिना किसी भेदभाव के आधार पर अगर वयस्क मताधिकार प्राप्त है तो हम ये कहेंगे कि अमुक राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन है। तीसरा, प्रतिनिधि सरकार। राज्यों के क्षेत्रीय विस्तार तथा जनादि के कारण समस्त लोग तो शासन संचालन में भाग नहीं ले सकते, अतः जनता द्वारा निर्वाचित लोग एक प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना करते हैं। जनता के प्रतिनिधि जनहित तथा आवश्यकताओं भली प्रकार से जानते तथा उनको ध्यान में रखते हैं। प्रतिनिधि सरकार का मतलब जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, यानी कि जनता खुद शासन नहीं करती बल्कि शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रतिनिधिक सरकार कहलाती है। वहाँ पर जनता, चूँकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, खुद भाग नहीं ले सकती, इसलिए प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर सही अर्थों में सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का वास्तविक रूप से चुनाव करती है तो वो राज्य लोकतांत्रिक है। अब जैसे हम देखें यहाँ पड़ोसी चाइना में, वहाँ पर चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव केवल दिखावे के लिए होते हैं। साम्यवादी दल इतना शक्तिशाली है कि जनता स्वतंत्र रूप से वोट नहीं दे सकती। अपने पड़ोसी पाकिस्तान में देखिए, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें कितनी धांधलियाँ हुई। इमरान खान जेल में डाल दिया गया था और जो सरकार थी वो भी सरकार, और उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो वहाँ पर
स्वतंत्र रूप से जनता के प्रतिनिधि नहीं चुने जाते तो वो प्रतिनिधिक सरकार नहीं है। भारत में और भारतीय जो चुनाव प्रणाली है वो विश्व में अपने यहाँ एक अलग स्थान रखती है। बहुत से देशों के प्रतिनिधि भी भारतीय चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी वर्तमान में जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि भारतीय लोकसभा के चुनाव को देखने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है, किस प्रकार से जनता चुनाव शक्ति का प्रयोग करती है, वोट शक्ति का प्रयोग करती है और अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। अगर वास्तव में स्वतंत्र रूप से ऐसा है तो वो राज्य लोकतांत्रिक माना जाएगा। अगला है बहुमत का शासन तथा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। लोकतंत्रीय व्यवस्था में विभिन्नता को स्वीकार करके बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए सब इसमें बहुमत का शासन होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं होता, उनको किसी न किसी उपाय से प्रतिनिधित्व देकर उनके हितों की रक्षा की जाती है। लोकतंत्र बहुमत का शासन माना जाता है। लोकतंत्र में चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो दल अपनी सरकार का निर्माण करता है और शासन का संचालन करता है। यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 5 साल तक सत्ता की जो चाबी है वो बहुमत दल के हाथ में होती है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों को नुकसान होगा, क्योंकि सत्ता बहुसंख्यक के हाथ में, अल्पसंख्यक को कतई नुकसान नहीं होता। उनको किसी न किसी रूप में सत्ता में भागीदारी दी जाती है, किसी न किसी रूप में इनके हितों की रक्षा भी की जाती है, भले ही किसी भी प्रकार से करें। भारत में देखिए हमने यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए कर रखी है कि वो ऐसा वर्ग है जो सत्ता से दूर रहे और अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उनको भागीदारी दी गई है। तो हम किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के उपाय करते हैं। अगर सही रूप में ये किया जाता है तो उसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। और अंतिम है संविधानवाद। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन स्थापित करने का संविधानवाद एक साधन है। मौलिक कानूनों का आधार संविधान का होना भी जरूरी है। इस व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है और इसके लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अपनाया जाता है जो संविधानवाद के लिए जरूरी है। संविधानवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना, यानी संविधान में जो बातें लिखी गई है, संविधान में जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार संपूर्ण शासन शक्ति का संचालन, अगर ऐसा होता है तो वो संविधानवाद है। अब देखिए चाइना में संविधान लिखा हुआ है, संविधान में बहुत सारे प्रावधान भी है, लेकिन उनके अनुसार कुछ भी नहीं होता। सब कुछ साम्यवादी पार्टी के इशारे से होता है। जो भी चलेगा, सत्ता जो भी कार्य करेगी, सेना जो भी कार्य करेगी, सब कुछ साम्यवादी पार्टी तय करती है। यहाँ तक कि न्यायपालिका के पास भी कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब चाइना में संविधानवाद नहीं है, क्योंकि संविधान होने के बावजूद भी संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं होता। जैसे कि भारत है या अमेरिका है, वहाँ पर संविधान है और संविधान में जो लिखा गया है उस चीज़ के अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। वो जो संविधान में जो धाराएं, अनुच्छेद, जो कानूनी बातें लिखी गई है, अगर उसके अनुसार शासन का संचालन होता है तो वो संविधानवाद है। और संविधानवाद में शक्तियाँ एक जगह नहीं होती बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। और संविधानवाद के अनुसार देश का शासन संचालन होना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ है, प्रमुख सिद्धांत है। तो ये है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत स्पष्ट बातें अपन ने की है, एकदम क्लियर हो गया आज। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और पुनः आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।